बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आज हमारा रिव्यू लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 मैप्स और चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट में क्या क्या पढ़ा है। फिफ्थ क्लास हमने क्लास में चैप्टर नंबर 1 मैप्स इसकी रीडिंग भी की थी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे और इसका बुक वर्क भी किया था। मैप्स में हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीफ मैप। ठीक है, फिजिकल मैप में हम क्या देखते हैं? फिजिकल मैप में हम देख सकते हैं हिल्स को, माउंटेन्स को, रिवर्स, वैलीज को। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा था पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का एक और नेम भी था और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं टाउन्स, सिटीज़ और बॉर्डर्स को। नंबर 3 पे जो हमारा मैप था वो था रिलीफ मैप। अच्छा, रिलीफ मैप और फिजिकल मैप थोड़ा सा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिजिकल मैप के अंदर हम लोगों ने जस्ट हिल्स और माउंटेन्स को देख सकते हैं, लेकिन रिलीफ मैप के अंदर हमें हिल्स और माउंटेन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। यानी हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी हिल या माउंटेन की जो है वो हाइट कितनी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो लाइंस नॉर्थ टू साउथ जो है जो चलती हैं उनको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और वो लाइंस जो पैरेलल एक दूसरे के होती हैं और वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। ठीक है, एक और लाइन के बारे में पढ़ा था यानी उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को जो है हाफ करती है, जो अर्थ का मिडल है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको इक्वेटर कहते हैं। अगर आप अपनी बुक पर देखें पेज नंबर 3 पे के अंदर, तो आपको इसको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपकी बुक पर पेज नंबर 3 पर कंप्लीट एक मैप बना हुआ है, लाइन्स ड्रॉ हुई हुई हैं। इससे आपको लोकेशन जो है समझ में सही तरह आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने कोई भी मैप स्टडी करना हो, किसी के बारे में भी जानना हो, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से होनी चाहिए कि किसी भी मैप को किस तरह स्टडी करते हैं। उसको समझने के लिए जो एलिमेंट्स हमारी हेल्प करते हैं उनमें हैं डायरेक्शंस सबसे पहले। ठीक है, डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं? इसमें हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल डायरेक्शंस यूज़ होती हैं जिनमें नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास आता है वो है ग्रिड। ग्रिड के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि लाइंस ड्रॉ करके मैप के ऊपर किसी भी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है कीज़। कीज़ क्या है कि इनकी हेल्प से हम किसी भी मैप को समझ पाते हैं, उसको समझने में हमें कुछ जो है वो आसानी होती है। इसमें हमारे पास कुछ मैप्स के ऊपर क्या करते हैं कि कलर्स बना दिए जाते हैं, सिंबल्स बना दिए जाते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मैप को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक पर अगर आप देखें पेज नंबर 5 पर, ये देखें ये हमारा पेज नंबर 5 है बुक पर। ठीक है, अगर आपने इस मैप को समझना है तो सबसे पहले देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कीज़। ठीक है, कीज़ के नीचे लिखा हुआ है रोड, रेलवे लाइन, रिवर, बिल्डिंग, मॉस्क, वेल, ब्रिज, और ये साइन साथ में दे दिए। अब ये सबसे पहले रोड के आगे है ये ऑरेंज लाइन। आप अगर इस मैप पे गौर करें तो जहाँ जहाँ आपको ऑरेंज लाइन नज़र आएगी इसका मतलब ये है कि ये सारे रोड्स हैं। उसके बाद ये जो रेलवे ट्रैक है ये एक साइन दे दिया गया है, जहाँ जहाँ आपको ये इस तरह की लाइन नज़र आएगी इसका मतलब ये है कि ये एक रेलवे लाइन है। उसके बाद इस तरह का जो कर्व ब्लू कलर में आपको नज़र आए ये रिवर है, जहाँ जहाँ ये ब्लू लाइन आपको नज़र आएगी तो ये क्या है? रिवर। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल की शेप दे दी गई है ब्लैक कलर में, जहाँ जहाँ ये रेक्टेंगल आपको नज़र आएगा ये बिल्डिंग्स को शो करेगा। जैसे और नेक्स्ट जो हमारा सिंबल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वो है मॉस्क। जहाँ जहाँ इस मैप पे आपको ये सिंबल नज़र आएगा इट्स मीन कि वो मॉस्क है, मस्जिद है। जहाँ जहाँ आपको ये डॉट दे देखिए इसके आगे वेल लिखा हुआ, जहाँ ये डॉट नज़र आएंगे आपको इसका मतलब है कि यहाँ पर वेल्स बने हुए हैं। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट साइन ये हमारे ब्रिज का साइन है, और इस मैप में जहाँ पर भी आपको ये नज़र आएगा वो ब्रिज होगा। ये वो तमाम कीज़ हैं
जो हमें किसी भी मैप को समझने में हेल्प करती हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, एक अहम चीज़ जो इसमें बताई गई है वो है डिस्टेंस। किसी भी जगह के डिस्टेंस को शो करने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मैप तो नहीं बनेगा कि जिसके अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाया जा सके। तो जिस तरह ये कीज़ बनाई हैं, इसी तरह डिस्टेंस को शो करने के लिए भी कीज़ बनाई जाती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी मैप को समझने में। उसके अलावा ये डायरेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्शन, ग्रिड और कीज़ के बाद लास्ट हमारे पास है यूजिंग ऑफ एटलस। बेसिकली जो एटलस जो है ये एक बुक है जिसके अंदर मैप्स होते हैं। इसके अंदर आपको किसी भी कंट्री की के बारे में आपको जो है उनके मैप्स मिल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसमें सिटीज़ के बारे में आप जान सकती हैं, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, वॉल्केनोस के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था वो था हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो एक वेदर की कंडीशन होती है जो किसी भी एरिया में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आती है। क्लाइमेट जो है हमारी जो ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। अपने क्लाइमेट की अकॉर्डिंग ही हम खाना खाते हैं, हमारी एक्टिविटीज़, हमारा उठना बैठना, हम लोगों का पहनने का अंदाज़, उन सब पर क्लाइमेट जो है वो असरअंदाज होता है। जैसे अगर कहीं पर जो क्लाइमेट है वो गर्म है या ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हल्के कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आजकल समर सीज़न चल रहा है तो हम लाइट जो ड्रेसेस हैं वो वेयर करेंगे, उसी के मुताबिक हम अपना खाना खाना पसंद करेंगे, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर सर्दी है, ठीक है, ठंडक है, तो हम उसके मुताबिक ही कपड़े पहनेंगे और उसके मुताबिक ही अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसका असर जो है वो क्रॉप्स पे भी होता है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे राइस है तो इसको एक के लिए जो है एक वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम व्हीट को देखें यानी गंदम को, तो हमें बहुत माइल्ड जो है ना क्लाइमेट की ज़रूरत जो है उसके लिए होती है। अच्छा, क्लाइमेट की वजह से ही किसी जगह का जो है वो टेम्परेचर वो भी कम होता है या ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में भी जो है वो क्लाइमेट का जो असर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी बुक पर पेज नंबर 9 पर देखेंगे तो आपको डिफरेंट सिटीज़ के नेम और उनका जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो पता चलेगा और एनुअल रेनफॉल पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है कि 20th सेंचुरी के मिड में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इसको बढ़ने की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसके अंदर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, केमिकल्स का यूज़ है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लाइमेट को जो है वो चेंज कर रही हैं, यानी क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो दिन ब दिन जो है क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारे जो है वो सनलाइट को अलाउ करती हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरकर अर्थ तक पहुँचे। अब और यही गैसेज जो हैं जब जो है सनरेज पहुँचती हैं ज़मीन तक, तो इसकी हीट को ये अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। ये ट्रैपिंग ऑफ हीट की वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक गर्मी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये गैसेस जो हैं इनकी दिन ब दिन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिकदार बढ़ती जा रही है, उससे पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की भी एक अहम वजह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। हम लोग हीट के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि जब भी हीट प्रोड्यूस होती है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है ना वो उसको जो है ना बढ़ती जा रही है उसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो एक अहम वजह है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, ठीक है, व्हीकल्स का यूज़ भी, ठीक है। जब यही फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जब यूज़ होंगे और इनकी बर्निंग होगी तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद आ जाती है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि हम एग्रीकल्चर के लिए जब दरख्तों को काटते हैं तो उससे क्या होता है कि दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दरख्त जो हैं वो एक अहम सोर्स हैं
ऑक्सीजन का, ठीक है। दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन जब दरख्तों की ही मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी तो इससे भी क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एक गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। अब हमने उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि वो कौन से वेज हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले यह है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम से कम करें, उतनी ही यूज़ करें जितनी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। पानी को जितना हो सके सेव करें, ठीक है, और यूज़ करने के बाद टैप को सही तरीके से बंद करें, ठीक है। अपने होम अप्लाइंसेस को जिनमें जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीविज़न है, आयरन है, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, तो इसको यूज़ करने के बाद कम्प्लीटली जो है वो इसको टर्न ऑफ किया जाए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स लगाए जाएँ ताकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए हम लोग व्हीकल्स को कम यूज़ करें, इसकी जगह हम लोग बाइसिकल यूज़ करें, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। उसके अलावा कपड़ों को जो है हम ड्रायर में सुखाने की बजाय उसको सनलाइट में ही सुखाएं, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलिंग जो है जो जिन चीज़ों की हो सकती हैं हम वो कर लें, ठीक है। उसके अलावा हम कपड़ों को जब धोते हैं तो डिटर्जेंट का यूज़ जो है वो कम करें, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द जो है कूड़ा करकट जो है वो ना जमा होने दें, उनको वहीं पर जो है वो आपने फेंकना है जहाँ पर एक जगह उसकी बनाई गई है, ठीक है। तो क्लास ये एक शॉर्ट रिव्यू था जो मैंने चैप्टर नंबर 1 का और 2 का किया है, लेकिन आप लोग खुद घर में डिटेल से, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था कि आप लोग घर में डिटेल जो है वो से इसको पढ़ें, ठीक है। इसको बार बार पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी इनको भी लर्न करना था आपने, ठीक है। और इसी तरह आप लोग अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को भी बार बार पढ़ें, इनकी रिवीजन करें। शुक्रिया।